हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम हिंदी के शिक्षण शास्त्र 2 के तहत शिक्षण उपागम और सहायक सामग्री से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे, समझ बनाने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक सीधे पहुंच जाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, और हम तो चाहेंगे कि आप इसे अन्य लोगों के लिए शेयर भी करें। तो आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं हिंदी के शिक्षण शास्त्र 2 के तहत शिक्षण उपागम और सहायक सामग्री। प्रस्तुत इकाई के 2 भाग हैं। पहले भाग में शिक्षण उपागम विधियां और रणनीतियां हैं। इसका दूसरा भाग सहायक सामग्री के निर्माण तथा उपयोग के सिद्धांत पर केंद्रित है। इसके तहत हम शिक्षण उपागम और सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में समझ बनाने का प्रयास करेंगे। शिक्षण उपागम के संदर्भ में सहायक सामग्री के उपयोग और तारतम्यता की समझ कक्षा शिक्षण की रणनीतियों को स्पष्ट करेंगे। हिंदी शिक्षण के लिए दिए गए जो उद्देश्य हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे तथा उनकी समीक्षा करने में हम सहायक होंगे, कोशिश करेंगे। शिक्षण के विभिन्न उपागम विधियां तथा रणनीतियां। किसी कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया को अनेक तरीकों तथा उद्देश्यों के साथ चलाया जा सकता है। उद्देश्यों के संगत उपागम का चुनाव करना उद्देश्यों की दिशा में बढ़ने की एक जरूरी शर्त है। उपागम की समझ से हमें विधियों का चुनाव करने में मदद मिलती है। पाठ्यक्रम में 3 उपागमों की चर्चा की गई है और यह है व्यवहारवादी उपागम, रचनात्मक उपागम तथा आलोचनात्मक उपागम। शैक्षिक सामग्री के बारे में सोचते हुए अक्सर हमारा ध्यान कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, चार्ट, पोस्टर, कार्ड्स, किट्स आदि पर चला जाता है। क्या सचमुच इन चीज़ों को हमें शिक्षण क्रम में बहुत ज़रूरी है? अगर किसी कारण से ये चीज़ें न हो हमारे पास, तो क्या हम शिक्षा देने से बच्चों को वंचित हो जाएंगे? यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें तो अपने आसपास की अनेकानेक वस्तुओं को शैक्षिक सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके कहीं भी विद्यालय है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पेड़ पौधे हैं, वहाँ आसपास कंकड़ है, धूल है, स्कूल का मैदान है, कक्ष है, खेत है, पानी है, नदी तालाब है, उसके स्कूल के आसपास जीव जंतु हैं, जैसी विविध चीज़ें जो हमारे परिवेश में चारों तरफ फैली हुई है, ये विभिन्न संदर्भों में हमें शिक्षण देने में सहायक सामग्री के रूप में काम आ सकती है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया तथा बच्चों की क्षमता और रुचियों के संदर्भ में चलने वाले विमर्शों में शैक्षिक सामग्री विषय महत्वपूर्ण रूप से सामने आया है। स्कूलों में कुछ बुनियादी सामग्री जैसे भवन, बेंच, कुर्सी, मेज, ब्लैक बोर्ड, पानी आदि के साथ साथ सहायक सामग्री की भी जरूरत है। व्यवहारवादी उपागम में ज्ञान का ग्रहण इनपुट आउटपुट सिद्धांत के आधार पर होता है। सिखाने का उद्देश्य सीखने वाले के व्यवहार को नियंत्रित करना होता है। सिखाने में अपेक्षित व्यवहार पूर्व निर्धारित होता है। ज्ञान एक रेखीय होता है। सीखने में सिखाने वाले की सक्रिय भूमिका होती है। अब यहाँ देखना यह है कि कहा गया है कि व्यवहारवादी उपागम के अनुसार सीखना एक यांत्रिक व्यवस्था है जिसमें उद्दीपन के अनुसार अनुक्रिया होती है। इसमें यह माना जाता है कि हर उद्दीपन एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया उत्पन्न करती है। इसके लिए सीखना मशीनीकृत है, जिसमें क्या डालने पर क्या निकलेगा यह पूरी तरह से तय है। इसलिए व्यवहारवादी उपागम इनपुट आउटपुट सिद्धांत के अनुसार सीखने की व्याख्या करता है। यह उपागम सीखने का मकसद सीखने वाले के व्यवहार को नियंत्रित करना मानता है। इसलिए इसमें उन विधियों का उपयोग किया जाता है जिसमें सूचनाओं, तथ्यों और विचारों का एक तरफा प्रवाह होता है, जैसे व्याख्यान विधि। इसमें माना जाता है कि ज्ञान बाहर से
सीखने वाले के भीतर प्रवेश करता है और ज़रूरत पड़ने पर सीखने वाले उसी ज्ञान को संप्रेषित कर देते हैं। व्यवहारवादी उपागम में सीखने वाले से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपेक्षित व्यवहार का प्रदर्शन करे। जब तक वह अपेक्षित व्यवहार का प्रदर्शन न कर ले, तब तक उसके अनपेक्षित व्यवहारों को अस्वीकार किया जाता रहेगा। यह अपेक्षित व्यवहार क्या है, यह सीखने वाला या सीखने वाली तय करती है। इसमें ज्ञान को एक रेखीय माना जाता है। एक रेखीय यानी ज्ञान के विविध रूपों को नकारना। इसमें माना जाता है कि किसी कविता, कहानी, घटना आदि की एक ही व्याख्या हो सकती है। इस अर्थ में व्यवहारवादी उपागम ज्ञान को एक रेखीय मानता है। इसमें किसी कविता आदि की वही व्याख्या सही मानी जाती है जिसे सिखाने वाला सही मानता है। इसलिए इस उपागम में सिखाने वाले की सक्रिय भूमिका को स्वीकार नहीं किया जाता। सीखने वाले के अनुभव, सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियां, आर्थिक हालात, मनोदशा आदि के लिए इस उपागम में जगह नहीं होती। व्यवहारवादी उपागम के अनुसार कक्षाओं के संचालन के लिए एक शिक्षक या शिक्षिका को किस प्रकार की रणनीतियों का अपनाना पड़ेगा, इस उपागम का उपयोग करने वाले शिक्षक शिक्षिका को किन बातों का ख्याल रखना होगा। इसमें शिक्षक या शिक्षिकाएं चाहेंगे कि उनके विद्यार्थी उनकी बातों को ध्यान से सुने तथा उन्हें जो सिखाया जा रहा है वे उसी को सीखें और अपने व्यवहार में उतारें। अब आइए देखते हैं रचनात्मक उपागम। रचनात्मक उपागम व्यवहारवादी उपागम की जगह पर आया। इसने व्यवहारवादी उपागम की मान्यताओं की तीखी आलोचना की। इस उपागम में प्रश्रोताओं ने व्यवहारवादी उपागम की आलोचना इस आधार पर की कि इसने सीखने वालों को एक यंत्र समझ लिया था जिसे कोई और नियंत्रित करता है। रचनात्मक उपागम में विश्वास करने वालों का मानना यह है कि सीखने में सिखाने वाले की सक्रिय भूमिका होती है। यह भूमिका मुख्यतः चिंतन के स्तर पर निर्भर करता है। उनके सामने जो बात आदि रखी जाती है वे उन पर यांत्रिक ढंग से प्रतिक्रिया देने को बाध्य नहीं हैं, बल्कि वे उन बातों पर चिंतन करते हैं और तब प्रतिक्रिया देते हैं। वे मानते हैं कि इंसान का सीखना इनपुट आउटपुट सिद्धांत के आधार पर नहीं चलता। वे मानते हैं कि ज्ञान एक रेखीय न होकर बहुपक्षीय होता है, यानी एक कविता, कहानी, घटना के एक से ज़्यादा मतलब निकल सकते हैं। मतलब का निकालना सीखने वाले के अनुभवों पर निर्भर करता है। व्यवहारवादी उपागम में भरोसा करने वाले मानते हैं कि इंसान होने के नाते सभी में चिंतन की क्षमता होती है। वे मानते हैं कि बच्चे बच्चियों की इस क्षमता को केंद्र में रखकर ही कक्षा प्रक्रियाओं का संचालन किया जाना चाहिए। वे मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्व निर्धारित अपेक्षित व्यवहार के लिए विद्यार्थियों की तैयारी नहीं हो सकती। यदि अपेक्षित व्यवहार को केंद्र में रखा जाता है तो सोच सकने की क्षमता को कक्षाई प्रक्रिया के हाशिए पर जाने को मजबूर हो जाएगी। वे मानते हैं कि शिक्षक शिक्षिका की जिम्मेदारी ऐसा वातावरण रचने की है जिसमें विद्यार्थी भौतिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहे। उनकी जिम्मेवारी अपेक्षित व्यवहार को संभव बनाने की नहीं है। विद्यार्थी वे सोच सकते हैं, इसलिए शिक्षण की उन विधियों का उपयोग किया जाए जिसमें विद्यार्थी की चिंतन क्षमता का विकास हो। इसी कारण रचनात्मक उपागम विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करने को अपनी रणनीतियों का आधार नहीं बनाता है। उसकी रणनीतियों के आधार में वे रणनीतियाँ होंगी जो विद्यार्थी के सोच समझ सकने की क्षमता पर टिकी होगी। इसलिए इसमें व्याख्यान विधि की बजाय गतिविधि आधारित शिक्षण को उपयोग में लाया जाता रहा है। उदाहरण के लिए कविता के शिक्षण को लें। व्यवहारवादी उपागम का जोर उच्चारण, वाचन तथा बताए जा रहे अर्थ को याद कर लेने पर होगा, जबकि रचनात्मक उपागम अर्थों को निकालने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने पर बल देगा। इसके साथ साथ रचनात्मक उपागम के अनुसार शिक्षण में विद्यार्थियों की कविता रच सकने की क्षमता को भी विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का
उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार अर्थ तथा रचना के सृजन की क्षमताओं का विकास रचनात्मक उपागम के प्रमुख उद्देश्य हैं। आलोचनात्मक उपागम के बारे में अब हम देखेंगे। आलोचनात्मक उपागम का स्रोत आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है। यह शिक्षण शास्त्र मानता है कि शिक्षा की पूरी प्रक्रिया राजनैतिक होती है, इसलिए शिक्षा में पढ़ाने के तरीकों को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। किसे, कितना, क्या, कैसे, कब कब, क्यों पढ़ाना है, यह सारे राजनीतिक सरोकार हैं। यह शिक्षण शास्त्र मानता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त शक्ति समीकरणों की पहचान करके उनमें इस प्रकार हस्तक्षेप करना है कि समाज में समता, न्याय तथा मानवीयता की स्थापना हो। इसके लिए जरूरी है कि पढ़ाने के तरीके ऐसे हों जिससे विद्यार्थियों का ध्यान समाज में फैली विषमताओं, अन्यायों, अंधविश्वासों, मिथकों में अंतर्निहित शक्ति समीकरणों की तरफ टिके और वे इनसे टकराने के लिए आवश्यक समझ तथा साहस का विकास करें। जाहिर सी बात है कि व्याख्यान विधि या निजी अनुभवों पर केंद्रित पढ़ाने के तरीके सामाजिक संरचनाओं में अंतर्निहित मान्यताओं की पहचान कर पाने के कमजोर रास्ते हैं। ऐसा तभी संभव है जब सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों पर संवाद किया जाए। इसलिए आलोचनात्मक उपागम संवाद को शिक्षण की प्रक्रिया के केंद्र में रखता है। संवाद करना समान बातचीत करना नहीं है। संवाद का अर्थ है कहीं जा रही बातों में अंतर्निहित मान्यताओं को सामने लाना और उनमें निहित शक्ति समीकरणों को उजागर करना। उजागर करने के बाद उनके समतामूलक बनाने के लिए विकल्प को ढूंढना या प्रस्तुत करना। आलोचनात्मक उपागम का उद्देश्य शिक्षा को मुक्तिदायी बनाना है। मुक्तिदायी किसी भाववादी अर्थ में नहीं, जिसमें किसी परम सत्ता के अस्तित्व में स्वयं को विलीन कर देने का स्वप्न संजोया जाता है, बल्कि उत्पीड़नों तथा उत्पीड़नकारी संरचनाओं से मुक्त होना, चाहे वे उत्पीड़न संरचनाएं धार्मिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो। इसलिए आलोचनात्मक उपागम में विवेकीकरण को एक महत्वपूर्ण संकल्पना माना जाता है। आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की दिशा में बढ़ने तथा उस पर चलने के लिए शिक्षा से संबद्ध लोगों को अपनी राजनीतिक समझ इस प्रकार बढ़ानी होगी कि वे विभिन्न प्रकार के अंतर्विरोधों को समझकर उनका उपयोग बेहतर समाज की रचना हेतु कर सकें। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद।